नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आज सुबह की वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे थे। खास बात ये थी कि पीएम की सुरक्षा के लिए कोई रूट नहीं लगाया गया था, जिससे किसी को इस बात का पता ना चल सके और लोगों को असुविधा ना हो। जिस समय सुबह हो रही थी तभी पीएम का काफिला एम्स में पहुंच गया और प्रधानमंत्री भी आम लोगों की तरह ही एम्स के उस वार्ड में पहुंचे जहां कोरोना की वैक्सीन लगनी थी। पीएम के एम्स पहुंचने के कुछ ही देर पहले वहां ड्यूटी पर मौजूद नर्स को पीएम के आने के बारे में जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाने से पहले खुद ही फॉर्म भरकर वैक्सीन लगवाने की हामी भरी। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में 2 नर्सों की मदद से पीएम मोदी को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। एम्स के काम करने वाली पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन सुबह 6:25 पर लगवाया। वहीं पीएम ने वैक्सीन लगाकर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से ये वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो सुरक्षित है। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी की वैक्सीन लेने के क्या मायने हैं। खुद वैक्सीन लेकर पीएम ने यह बताने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। इससे टीकाकरण अभियान को तेज करने में मदद मिलेगी। पीएम के इस कदम से वैक्सीनेशन से जुड़ी अफवाह पर लगाम लगेगी। पीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को जवाब मिलेगा। स्वदेशी वैक्सीन पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। विदेशों में भी भारत की वैक्सीन की साख बढ़ेगी। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में आया डर खत्म होगा। वैक्सीनेशन के लिए 45 से ऊपर के गंभीर मरीजों और 60 से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। वैक्सीन की सफलता से देश के डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर विश्वास और मजबूत होगा। स्वदेशी वैक्सीन से देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री की वैक्सीन लगवाने पर भी कांग्रेस ने उन पर निशाना साधने का मौका ढूंढ निकाला। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस टीके को चुनावी टीका करार दिया। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा कि राहुल गांधी जिस तरह के चाहें उस तरह के कपड़े पहनकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन थी या इलेक्शन कैंपेन था? एक नर्स केरला की, एक नर्स पांडिचेरी की, गमसा आसाम का, और 28 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे तो वो तमिलनाडु और बंगाल की नर्सेज से होंगी। अगर इलेक्शन कैंपेन का यही तरीका है तो फिर हर राजनीतिक दल को यही तरीका अपनाना चाहिए। एक बार तो आप भी वैक्सीन लगाइए ना। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक ही बात कहूंगा, आप वैक्सीन लगाइए तो जो चारों जगह चुनाव उसके कपड़े पहन के जाइए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। राहुल गांधी जिस दिन वैक्सीन लगाएं, दिल्ली में जाएं, कहीं जाएं, तो जहां जहां चुनाव है मुंडू पहन लें, गमछा ले लें, बंगाल की धोती पहन लें, कहीं की टोपी पहन लें, उनको स्वागत है। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएम की कोरोना वैक्सीन पर लगाने वाले सवाल उठाए। इसे चुनावी वैक्सीनेशन बताया। ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम उन करते हैं हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। पीएम पर निशाना साधने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री के टीका लेने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया है। हमारे साथ प्रहलाद सिंह पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि चुनावी राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तरफ गमछा लिए हुए हैं और पुदुचेरी और केरल की नर्स है, गीतांजलि भी हाथ में ले लेते तो बंगाल का भी फोकस पूरा हो जाता। मैं तो प्रधानमंत्री के संकल्प को नमन करूंगा, उसका अभिनंदन करूंगा। जब कुतर्क से देश को गुमराह करने की कोशिश प्रतिपक्ष कर रहा था, तब भी जो दिशा निर्देश, जो रोड मैप उनने तय किया था वैक्सीन आने के बाद, कोरोना योद्धा, सुरक्षा बल, फिर उसके बाद में ज़रूरतमंद या जो बीमार हैं, बाद में 60 साल की उम्र के बाद के लोग, ये स्टेप आज नहीं था, महीनों पहले ये तय हो गया। उसी पर वो चले और जब उनका नंबर आया तो उन्होंने वैक्सीन ली। इस बीच में वही नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग कहते थे प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे। तो मुझे लगता है कि स्तर इतना गिर जाएगा। अधीर रंजन जी को तो मैं ज़रूर कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान करने की ज़रूरत नहीं थी, पांडिचेरी के लोगों की अपमान करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप कपड़े देखने लगे हैं। मैं भी डालता हूँ मणिपुर का गमछा, तो क्या आप मजाक उड़ाएंगे मणिपुर का? मतलब आसाम के लोगों का मजाक उड़ाया है अधीर रंजन चौधरी ने और कांग्रेस के नेताओं ने। प्रधानमंत्री की वैक्सीन लगवाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को प्रेरणा देने वाला कदम बताया। बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है, हालांकि पहले से ही ये चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एम्स में टीका लगवाया। इससे क्या मैसेज जाता है? नहीं, मैसेज तो देखिए, प्रधानमंत्री जी तो एग्जाम्पल से लीड करते हैं। सारे देश के लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए वैक्सीन के प्रति, और स्वयं उसके लिए अगर कोई मान लो कोई कहता है कि ये खतरनाक है या ये वैक्सीन जो है इसमें कमी है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको लेकर सारे देश को एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि सारे देश के लोग जब आगे बढ़कर जिस ग्रुप को अब वैक्सीन मिलना है वो आएंगे, तो कोविड के खिलाफ जंग में जो हमें पहले ही उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, उसमें और ज़्यादा सफलता में 4 चांद लगेंगे। वहीं कई वरिष्ठ नागरिक टीकाकरण अभियान के दूसरे दौर में आज वैक्सीन की पहली डोज लगवाने पहुंचे। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में पहुंचे लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन दी गई। कोविड-19 वैक्सीनेशन आज से आम लोगों के लिए शुरू हो गया है। सीनियर सिटीजन्स आकर कोविड-19 वैक्सीनेशन किसी भी प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल में आकर ले सकते हैं। पहले डोज के लिए 250 रुपये देना है और फिर दूसरे डोज के लिए भी 250 रुपये की राशि यहाँ पर रखी गई है। और सीनियर सिटीजन्स जो हैं इस वक्त जो दिल्ली के वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में लगातार आ रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि कोई भी सीनियर सिटीजन सीधे अस्पताल आकर कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं ले सकता। उसको पहले कोविन ऐप पर उसे रजिस्टर करना होगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है कोविन एप्लीकेशन, और उसी कोविन एप्लीकेशन पर उसे अपना अस्पताल चूज़ करना होगा किस कौन से अस्पताल में वो जाकर टीका लेना चाहता है। और वहीं पर उसी ऐप पर समय भी आ जाता है और उस समय पर जाकर उन्हें लेना है। इस वक्त मैं फोर्टिस अस्पताल में मौजूद हूँ वसंत कुंज के, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बाकायदा बनाया गया है और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नरेंद्र सिंह जी, ये आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया था? सबसे पहले तो अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन दिखाइए हमें जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। वो एप्लीकेशन दिखाइए सबसे पहले अपने मोबाइल में। यहाँ पर इनके मोबाइल में यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि कोविन का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोडेड है। कितना समय लगा था आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन? ज़्यादा समय नहीं लगा जी, हमारा जल्दी हो गया था। सुबह ही करवाया था, 10 मिनट पहले हो गया था और मैं 11 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। और ये पहला जो हेल्प डेस्क है, उस हेल्प डेस्क पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हेल्प डेस्क पर ये लिखा है, जब कायदे यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज भी लेना बहुत आवश्यक होता है। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर ये कंसेंट फॉर्म भराया जाता है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंसेंट फॉर्म फ़िलहाल भराया जा रहा है। दो पेज का है ये कंसेंट फॉर्म। हाँ जी सर, 2 पेज का है।
इसमें इनकी डिटेल होती है कि आपको कोवैक्सीन लग रही है और आप अपनी इच्छा से लगवा रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। अगर होती है तो हम इस पर यस टिक करते, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर बता सकते हैं कि इनको वैक्सीन लग सकती है कि नहीं लग सकती। कोविन का जो एप्लीकेशन है वो खुला हुआ है यहाँ पर वेबसाइट, और इसमें देखिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आईडी नंबर यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर जो फॉर्म फिल आप कराया गया, भरवाया गया है, उसका वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर ये मैडम यहाँ पर बैठ के ये कर रही हैं, यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये प्रोसेस कितनी देर का होता है? सर 2 to 3 मिनट्स का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं अब इनका वैक्सीन लगेगा यहाँ पर। मैम आप क्या चेक करती हैं? जी सर, यहाँ पे हम लोग वैक्सीन देते हैं, कोवैक्सीन। पेशेंट को पहले पूछते हैं हम लोग, पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं वैक्सीन से, पहले पूछ लेते हैं हम लोग। पहले ये पूछती हैं कि साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, और उसके बाद वैक्सीन की जो देने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिस्टर ने कहा कि बाएं हाथ में आप अपने शर्ट को ऊपर करिए, और यहाँ पर यानी ये जो प्रोसेस है वैक्सीन लेने का, अब ये यहाँ से शुरू होता है। पहले जो टीका लेने वाले जो सीनियर सिटीजन हैं वो जब आते हैं, पहले जो डेस्क पे उनका फॉर्म फिल किया जाता है, उनका टेम्परेचर मापा जाता है, और उसके बाद जो दूसरे डेस्क पे जो फॉर्म फिल किया है इन्होंने, उसको सिस्टम पे चेक किया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरे स्टेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीन दिया जा रहा है यहाँ पर सीनियर सिटीजन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, और इस इनका नाम एक बार फिर से पूछ रही हैं। यहाँ पर वैक्सीन देने के बाद फिर आधे घंटे के लिए बाहर ऑब्जर्वेशन रूम पे वेट करते हैं कि पेशेंट को फीवर या चक्कर, गिडीनेस या जॉइंट पेन है तो वहाँ पे भी एक सिस्टर है, वो ऑब्जर्व कर देंगे, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है वो सिस्टर वो शुरू कर रही हैं। दवाई कुछ खाते हैं? दवाई कुछ नहीं खा रहे। दवाई कुछ नहीं खा रहे, ओके। कुछ एलर्जी नहीं है ना? ओके, तो आज लगवा देगी कोवैक्सीन, और उसको 28 डेज के बाद आपको फिर आना है, ओके। एक मैसेज मिलेगा, है ना? ये इंजेक्शन लगाने से आपको फीवर, जॉइंट पेन, चक्कर हो सकता है, उसमें कुछ डरना नहीं है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में वैक्सीन लगवाई, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में टीका लगवाया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी जयपुर में वैक्सीन लगवाई। बीजेपी सांसद रीता बोकड़ा जोशी ने प्रयागराज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। उधर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने गांधीनगर में कोरोना का टीका लगवाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई साधु संतों ने वैक्सीन लगवाई। बड़ी संख्या में साधु आज सुबह विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे और वहां मंत्रोच्चार के बाद कोरोना का टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने वालों में स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी और स्वामी श्यामा देवाचार्य भी शामिल थे। वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद इन साधुओं ने अफवाह फैलाने वालों को बाज आने की नसीहत दी और देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवाई। नीतीश कुमार का आज जन्मदिन भी है और आज ही उन्होंने खुद को टीका लगवाया। इस मौके पर नीतीश ने जहां सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी पूरी तरह से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी और इसका पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा। मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम ही किया जाएगा, तय कर दिया।
तो वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत में जहां सबसे पहले टीका लगवाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अस्पताल का दौरा कर वैक्सीनेशन के काम को बढ़ावा देने की अपील की, तो अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई में कोरोना पर काबू पाने के लिए अस्पतालों में वैक्सीनेशन का अभियान तेज किया गया। कोरोना टीका के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 लिए जाएंगे। कोरोना टीके की 2 डोज लेनी होती है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना टीका लगवाने पर 500 रुपए का खर्च होगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत में खास बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह एम्स जाकर स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की। साथ ही लोगों से भी इस बात की अपील की कि कोरोना के खिलाफ जंग में न सिर्फ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बल्कि इस मुहिम में सबको जुड़ना भी है। महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। एम्स में दी गई कोवैक्सीन की पहली डोज। जनता से पीएम की वैक्सीन लगवाने की अपील। दिल्ली के एम्स से आई ये तस्वीरें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही उस ऐतिहासिक जंग की गवाह हैं, जिसके साक्षी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत एम्स से आई इन्हीं तस्वीरों के साथ हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर न सिर्फ वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की, बल्कि लोगों से भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मैंने एम्स में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। आओ हम सब साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ विरोधियों की तमाम अफवाहों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने आगे आकर वैक्सीन के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे, ताकि आम लोगों को उनकी वजह से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। एम्स पहुंचते ही पीएम मोदी को सुबह 6:25 पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पीएम मोदी को ये डोज पुदुचेरी की नर्स निवेदा ने लगाई। वैक्सीन लगाते वक्त वहां मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। वैक्सीनेशन के दौरान पीएम ने असम का गमछा डाल रखा था। इस दौरान पीएम मोदी को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। अब पीएम मोदी को इस वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा है कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर देश को बड़ा मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत 2-3 मैसेजेस दिए हैं। एक मैसेज ये कि जैसे उनकी बारी आए वो बिल्कुल उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, एकदम सबसे पहले आगे आए और देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सब लोग जैसे जैसे उनकी बारी आती है आगे आके टीका लगाएं। उन्होंने भारत की बनी हुई वैक्सीन, जो भारत में ही बनी है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, उसको चुना और वो ही वैक्सीन लगाई। वो एक और बड़ा देश के लिए संदेश है कि मेड इन इंडिया, जो ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वो उन्होंने चुनी। और जो लोगों में कोई भी शंका थी कि ये वैक्सीन सेफ है या ये इफेक्टिव है, वो अब नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये वैक्सीन जो है आगे आके लगाई। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, उसमें कुछ बेहद अहम बातों को भी समझना जरूरी है। दिल्ली में कुल 192 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया है, जिनमें 136 निजी अस्पताल हैं, जबकि 56 सरकारी अस्पताल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। यानी 2 डोज की कीमत प्राइवेट अस्पताल में 500 रुपए होगी, तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। अब टीका लगवाने वाले की मर्जी पर यह निर्भर करता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीका लगवाए
या फिर सरकारी अस्पताल में। वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से, और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। दरअसल इस चरण में जिन लोगों को टीका लगाया जाना है उनमें एक खास उम्र के तबके को शामिल किया गया है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली में 45 प्लस ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो किसी पुरानी। और अब बात उस वक्त की जब पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाने एम्स पहुंचे। अमिताभ सिन्हा की खबर है कि वैक्सीन लगवाते वक्त पीएम मोदी ने नर्सों और डॉक्टरों के साथ हंसी मजाक कर माहौल को हल्का बना दिया। जब पीएम मोदी एम्स पहुंचे तो वहां नर्स और डॉक्टर उन्हें देखकर हैरान हो गए, क्योंकि किसी को पीएम के बिना तय कार्यक्रम के वहां पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब पीएम ने स्टाफ के लोगों से बात की तो सब थोड़ी देर के लिए हैरान परेशान दिखे, तो उन्होंने माहौल को हल्का बनाने के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत उन्होंने सबके नाम और घर के बारे में जानकारी लेने से की। इसके बाद हंसी का फव्वारा तब फूट पड़ा जब पीएम ने नर्स से पूछा कि कहीं वो जानवरों वाले सिरिंज का इस्तेमाल तो नहीं करेंगी। नर्स ने कहा नहीं, लेकिन वो पीएम का सवाल पूरी तरह समझ नहीं पाई। इसके बाद पीएम ने कहा कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए कोई मोटी सिरिंज इस्तेमाल करेंगी। ये सुनते ही नर्सों की हंसी छूट पड़ी और वहां का पूरा माहौल हल्का हो गया। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने नर्सों से कहा कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब और कैसे इंजेक्शन लग गया। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए खासियत ही यही है कि वो कई बार सिचुएशन के हिसाब से ऐसी बात करते हैं जहां पर बहुत गंभीर बात हो और लोग अगर परेशान हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं एम्स और वहां किस तरीके से मूड हल्का करना है वो बखूबी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, माहौल को हल्का फुल्का करने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई सानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब वो एम्स पहुंचे तो पूरा का पूरा माहौल काफ़ी सहमा हुआ था, क्योंकि एकाएक प्रधानमंत्री को आप सामने पाते हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे वहाँ का मेडिकल स्टाफ हो, सब की दिग्गी बन जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सबसे सुप्रीम कमांडर है, सबसे बड़ा आदमी प्रधानमंत्री का माना जाता है सुरक्षा के घेरे में जो चलता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को सामने पाकर जब पूरा का पूरा स्टाफ काफ़ी सहमा हुआ और परेशान हैरान नजर आने लगा, तब प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा मूड भांप लिया। उन्हें मालूम था इन्हीं नर्सों को उन्हें इंजेक्शन लगवाना है, इसीलिए उन्होंने उनके साथ हंसी मजाक किया और ऐसे ऐसे जोक मारे राजनेताओं के साथ जुड़े हुए, जो शायद नर्सों के साथ को की हंसी भी छूट पड़ी और माहौल को हल्का कर गया। और पीएम ने तभी कहा कि उन्हें इंजेक्शन लगने का पता नहीं चला। खासकर जो उन्होंने राजनेताओं के साथ जो जोक मारा कि वो मोटी चमड़ी के होते हैं, उनके लिए वेटनरी यानी जानवरों का इंजेक्शन लगाना, मोटे इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है, ये काफ़ी हास्यास्पद था। और शायद यही कारण नर्सों की भी हंसी छूट पड़ी और माहौल हल्का हो गया। और यही संदेश देता है कि माहौल अगर थोड़ा सहमा हुआ हो, थोड़ा टेंस्ड हो, तो प्रधानमंत्री हल्का फुल्का जल्दी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और देखिए, खास बात तो यहाँ पर यह भी रही कि एक अलग संदेश देने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रही, क्योंकि दूसरा चरण की शुरुआत और ऐसे में सुबह सुबह उनका पहुंच जाना, जिसके लिए देखिए कोई रूट तैयार नहीं थी ताकि किसी को खबर तक ना लगे और किसी तरीके की असुविधा आम लोगों को ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रास्ते का चुनाव करेंगे पहुंचने के लिए अस्पताल, तो वो सारी खामियां, वो सारी दिक्कतें लोगों को ना महसूस हो, इसीलिए शायद सुबह का वक्त चुना और बिना किसी इंफॉर्मेशन के, इस तरीके से कह सकते हैं, अस्पताल पहुंचे वो। अमिताभ जी, बिल्कुल, ये बड़े बड़े संदेश छुपे हैं प्रधानमंत्री के आज के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। और ये संदेश, सबसे पहला संदेश ये था जब वो सुबह घर से एम्स पहुंचे हैं, उनके ही कैवलकेड से, उनके ही काफिले से उन गाड़ियों से चलने की तस्वीरें शूट की गई हैं, जिसमें ऑटो भी नज़र आ रहे हैं, आम आदमी स्कूटर चलाता भी नज़र आ रहा है। तो प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है तो सुरक्षा के बड़े तामझाम होते हैं, कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, कई गाड़ियां उनमें साथ होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का आम आदमी के साथ उन्हीं लाल बत्तियों से गुजरकर एम्स जाना ये दिखाता है कि सोमवार की सुबह जब दिल्ली वासी अपने काम पे निकल रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री उनको तकलीफ देना नहीं चाहते थे, भले ही वो कितनी भी सुबह क्यों ना हो। दूसरी बात, जब वहाँ पहुँचे तो नर्सों और डॉक्टरों के साथ हंसी मजाक करके उन्होंने ये दिखा दिया कि माहौल अगर टेंस्ड हो तो उसका हल्का फुल्का वो बनाने में कभी पीछे
पीछे नहीं रहते। और खासकर और संदेश तो साफ साफ था कि जब जो उनके गले में गमछा असम का था, नर्स पुदुचेरी की थी और एक दूसरी नर्स केरल की थी, ये भी संदेश देता है। लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये था कि डर के आगे जीत है, यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी आशंकाएं जताई जा रही थी वो प्रधानमंत्री ने, जब कॉमन मैन आम आदमी के लिए ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जाकर वैक्सीनेशन करवाया और पूरे देश को ये संदेश दिया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। देश के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है, इसीलिए हम सबसे आगे बढ़कर करवाएंगे और देश की जनता इससे संदेश से और सबक लेते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल, आप रहिएगा साथ। अमिताभ जी, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में आज दमदम के निम्बता इलाके में विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निम्बता थाने का घेराव किया और थाने के सामने ही धरने पर ही बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को बीच बहस भी हुई। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ता गोपाल मुजुमदार और उनकी मां से मिलकर उनका हालचाल भी पूछा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ता के हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हिंसा का दौर भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात पश्चिम बंगाल के दमदम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ। आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमले में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मुजुमदार को निशाना बनाया गया, बल्कि घर में मौजूद 70 साल की उनकी बुजुर्ग मां पर भी हमला हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे गोपाल मुजुमदार के घर पर धावा बोला और मारपीट के साथ साथ घर भी तोड़फोड़ डाला। हालांकि इस पूरे मामले में होने में टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मजुमदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। আমি কতটা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अरुण, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके सपोर्ट में, और क्या टीएमसी इस बात को मान रही है या लगातार नकार रही है, क्योंकि बीजेपी तो सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगा रही है? देखिए, राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र बन चुका है और जिस तरह से 70 साल की महिला के साथ मारपीट की गई, उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। बीजेपी हमलावर है और प्रकाश जावड़ेकर से लेकर के और जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, स्पष्ट रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग घर में घुस करके न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि बेटे और उनकी मां दोनों के साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो बीजेपी ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया है। सवाल सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसीलिए आप देखिए कि चुनाव की तारीखों के आने के पहले ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने पश्चिम बंगाल में डेरा डालना शुरू कर दिया था और तमाम तब तृणमूल कांग्रेस सवाल पूछती थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम जब पश्चिम बंगाल में 1 महीना पहले आई थी, तब भी यहाँ पर राजनीतिक हिंसा चरम पर थी और बीजेपी के डेलीगेशन ने, कांग्रेस के डेलीगेशन ने, तमाम लोगों ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया था और उसी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लोकल पुलिस पर लगातार ये आरोप लगता है कि उसको सत्ता के साथ है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जिन पर आरोप होता है उनको गिरफ्तार नहीं करती और इसलिए बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रदर्शन कर रही इस घटना को लेकर के और एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का मुद्दा दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी उठा रही है। ठीक है अरुण, रहिए जरा साथ। वहीं दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले और उनकी मां के साथ मारपीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता सरकार और टीएमसी पर निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर ने बुजुर्ग महिला का वीडियो ट्वीट करते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि 70 साल की बुजुर्ग महिला के दर्द को सुनिए, जिसे दीदी की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मां, माटी और मानुष बंगाल में तीनों ही असुरक्षित है। बंगाल ममता बनर्जी जैसी बेटी नहीं चाहता है, बंगाल परिवर्तन चाहता है।
वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट की लूट की साजिशें रचे जाने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में कुछ पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस कर्मियों के आधार कार्ड और पहचान पत्र की फोटोकॉपी ले रहे हैं ताकि मन मर्जी के मुताबिक पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाए। बीजेपी के मुताबिक ये पूरा काम एक संगठित तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों के नाम के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। साथ ही दावा किया गया कि इन पुलिस अधिकारियों की मदद में 200 सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। बीजेपी ने इस पुलिस वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। इन कहानियों में एक कहानी है फेविकोल की। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों में से एक बलवंत पारेख द्वारा 1959 में स्थापित पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भारत की सबसे जानी मानी एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका प्रतिष्ठित ब्रांड फेविकॉल भारत में लाखों उपभोक्ताओं के घर में पाया जाता है और इसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। Through these 60 years, we spot unserved, underserved market categories. We fill those not just with a world-class product, but with a brand. And then we work tirelessly with users and consumers until we create a brand. मेक इन इंडिया पिडिलाइट आज पूरे भारत में 11 नए कारखानों का निर्माण कर रहा है और आगे भी काफी संभावनाएं देखता है। Pidilite, we are great believers in the India story. And therefore, for us to first and foremost win in India, satisfy consumer domestic demand is a priority. पिडिलाइट के घरेलू उत्पाद और ब्रांड्स आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में एक प्रेरणा साबित होंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।